स्वागत है मेरे दोस्तों, आप सभी को हमारे इस चैनल ज्ञानलॉजी 360 डिग्री में। और मैं आपके बीच आज लेकर के आया हुआ हूँ बिल्कुल नया अध्याय एंसेंट हिस्ट्री। एंसेंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास में हम लोग पहला चैप्टर में यानी जिसका नाम है प्रागैतिहासिक काल, जिस MCQ प्लस एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग लेके चलेंगे, यानी कि MCQ और व्याख्या के साथ लेके चलेंगे। तो इसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से ऐड किया है वो उसके सोर्स को देखिए। क्लास 6 के चैप्टर आप जानते होंगे। क्लास 6 चैप्टर क्या, कब और कैसे, क्या, कब, कहाँ और कैसे, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, ठीक है, इतिहास का निर्माण, भौगोलिक ढांचा, राजा और किसान, ये सोर्स हैं जहाँ से मैंने क्वेश्चन को उठा करके रखा है। जी हाँ, तो ये क्या हैं? ये सोर्स हैं जी। तो सोर्स को हमने लेके चला है। जो सोर्स आपको कहाँ से मिलेंगे? जो आपको सोर्स मिलेंगे नई NCERT कक्षा 6 और 12th, यानी ये चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे 6 और 12th में। जी हाँ, 6 और 12th में देखने को मिलेंगे। तो वहीं से हमने इस क्वेश्चन को वहाँ से मैंने क्वेश्चन को उठाया है और ये सारे चैप्टर से ही संबंधित प्रश्नों को मैंने रखा है। तो अगर आपको यहाँ से प्रश्नों का स्तर कैसा लगेगा, मैंने स्तर अच्छा रखा है, स्तर ना ज़्यादा हार्ड रखा है और ना ज़्यादा इजी रखा है, यानी मॉडरेट रखा है। तो मॉडरेट क्वेश्चन में हम लोग समझेंगे। और चलिए आज पहला प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर पहला प्रश्न को देखिए। पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित स्थलों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित स्थलों पर विचार करो। भाई कर लेते हैं। क्या है भाई? निम्नलिखित स्तर पर विचार करिए। क्या है? नर्मदा नदी घाटी, उत्तर पश्चिम में सुलेमान एवं कीर्तर पहाड़ियाँ, ठीक है, अच्छा ठीक है। उत्तर पूरब में गारो पहाड़ियाँ, मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। उपयुक्त में से किन किन स्थानों में से मानव निवास के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? किन किन स्थानों से मानव निवास के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। जी हाँ, 1 4, 2 3, 1 2 4 या इनमें से सभी। क्या लग रहे हैं आपको इनमें से आंसर क्या हो जाएंगे? आंसर तो आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें से सभी जो है वो आपका सही आंसर है। इनमें से सभी जो है वो क्या है जी? तो सही आंसर है। चलिए व्याख्या की तरफ आ जाते हैं। व्याख्या क्या कहता है? व्याख्या कहता है भारतीय उपमहाद्वीप में मानव निवास के प्रमाण निम्नलिखित सभी स्थानों से प्राप्त हुए हैं। नर्मदा घाटी, यहाँ लाखों वर्ष पहले से मानव निवास के साक्ष्य मिले हैं। सुलेमान व कीर्थर पहाड़ियाँ जो उत्तर पश्चिम में है। प्रारंभिक कृषि और बस्तियों का विकास, यहाँ से हमें प्रारंभिक कृषि और बस्तियों का विकास देखने को मिले हैं। जी हाँ, गारो जो उत्तर पूरब में है और विंध्य जो मध्य में है, यहाँ भी मानव गतिविधियां और कृषि के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ भी मानव गतिविधियां और कृषि के साक्ष्य मिले हैं। जी हाँ, तो ये सारे पॉइंट है। अगर हम देखें यहाँ पर विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में ही सबसे पहले चावल उपजाया गया था। तो विंध्य पहाड़ी के उत्तर में सबसे पहले चावल उपजाया गया था। अगर भारत में सबसे पहली बात आ जाए कि चावल कहाँ उपजाया गया था, तो विंध्य पहाड़ी के उत्तर में सबसे पहले चावल उपजाया गया था। जी हाँ, इस बातों को समझेंगे। चलिए आगे आ जाते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है जी? अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करो। चलो कर लेते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करो। क्या कह रहा है? नर्मदा नदी घाटी के आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक एवं शिकारी थे। लगभग 8000 वर्ष
सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियों में रहने वाले स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया। जी हाँ, भारतीय उपमहाद्वीप में जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। तो इन कथन में से कौन से कथन सही लग रहे हैं? पहला कथन क्या कहता है कि नर्मदा नदी घाटी आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक एवं शिकारी थे। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान एवं कीर्थर पहाड़ियों में रहने वाले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया। ठीक है। तीसरा कहता है भारतीय उपमहाद्वीप में जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। तो इनमें से कौन से कथन आपको सही लग रहे हैं? तो हमें तो सही लग रहे हैं सारे पॉइंट, क्योंकि अभी जब हमने दोहराया तो सारे पॉइंट ही सही हैं। जी हाँ, तो डी आंसर हो जाएंगे, यानी इनमें से सभी आंसर हो जाएंगे। चलिए व्याख्या को समझ लेते हैं। नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी लाखों वर्ष पहले पूर्व लोग यहाँ रह रहे आरंभिक लोग कुशल संग्राहक थे जो भोजन के लिए जड़ें, फल, जंगल के उत्पादों का संग्रह करते थे। सुलेमान और कीर्थर पहाड़ी जो नॉर्थ वेस्ट में है, लगभग 8000 वर्ष पहले यहाँ सबसे पहले गेहूं, जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया गया। विंध्य के उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले चावल, धान की खेती के प्रमाण विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में मिले, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में। ठीक है। ध्यान देने वाली बातें क्या है कि कृषि के आरंभिक साक्ष्य हैं जो बताते हैं कि मनुष्य भोजन संग्रह से भोजन उत्पादन की ओर कदम कैसे बढ़ाया। जी हाँ, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न की ओर आ जाइए। तीसरा नंबर प्रश्न ये रहा कथन और कारण वाला। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक कथन ए, दूसरे कारण आर कहा गया है। कथन कहता है कि दक्षिण एशिया जो प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है, दक्षिण एशिया को प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटा है। पर्वतों से क्या है भाई? तो बटा है। जी हाँ, ये चीजें हैं। तो दिए गए कूट में बताइए कि क्या हैं। ए और आर दोनों सही हैं और कथन, कारण और कथन सही व्याख्या करता है। क्या लग रहा है आपको आंसर इनमें से? बताइए। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए कथन ए सही है किंतु आर गलत है, कथन ए गलत है किंतु आर सही है। तो क्या लग रहे हैं आपको इनमें से आंसर? तो इनमें से आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा भाई? ए। यानी कि सबसे पहले ए और आर दोनों सही हैं। सबसे पहले ए और आर दोनों सही हैं और आर जो कारण है और जो कथन है वो सही व्याख्या करते हैं। आप कैसे इसको पता किया करो? पता करने का सबसे अच्छा टेक्निक क्या है? ऐसे पढ़ा करो कि दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों में बटा हुआ है, इसलिए दक्षिण एशिया को प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो अगर दोनों सही सही बैठ रहा है, जो फैक्ट है, जो दोनों का फैक्ट है, जो दोनों का जो कथन और कारण है वो सही सही बैठ रहे हैं, तो आपका व्याख्या और मतलब कारण और कथन सही होंगे। ठीक है। ये चीजें ऐसे होता है। अब अगर नहीं बैठ रहा सही सही तो फिर सही नहीं है, तो इसलिए ऐसे पहचाना जाता है। चलिए व्याख्या को हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर व्याख्या क्या कहते हैं, चलिए व्याख्या की ओर आ जाते हैं। व्याख्या कहता है कि दक्षिण एशिया को प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। कथन ए और आर दोनों सही हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आकार, यद्यपि यह एक महाद्वीप से छोटा है, यह एक महाद्वीप से
छोटा है, लेकिन इसकी विशालता अद्वितीय है। इसकी विशालता क्या है? अद्वितीय है। पृथकता, यह बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों, पर्वतों द्वारा प्राकृतिक रूप से अलग अलग बांटा हुआ है। इन भौगोलिक अलगाव के कारण ही इसे एक स्वतंत्र इकाई या उपमहाद्वीप माना जाता है। जी हाँ, तो ये बातें हैं। कुछ और पॉइंट। निष्कर्ष, दक्षिण एशिया की भौगोलिक स्थिति इसे शेष एशिया से विशिष्ट बनाती है। भौगोलिक स्थिति से शेष एशिया से क्या बनाती है भाई? विशिष्ट बनाती है। चलिए आ जाइए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, जरा करिए गौर। देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। चलो भाई कर लेते हैं। लगभग 4700 वर्ष पहले सिंध तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ। जी हाँ, तो इन कूट में से कौन से कूट जो हैं वो सही हैं? केवल एक, केवल दो, या एक दो दोनों, या ना तो एक ना तो दो। तो कौन से सही है? सही कथन का चयन करें, बताइए जी। तो क्या लग रहे हैं आंसर? तो इनमें से आंसर हो जाएंगे दोनों, क्योंकि दोनों बातें एकदम सही लग रहे हैं। तो सी जो है वो आपके आंसर हो जाएंगे। चलिए व्याख्या की ओर आ जाते हैं। व्याख्या कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में नगरीकरण की प्रक्रिया दो मुख्य चरणों में हुई। लगभग 47 वर्ष पूर्व सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगर हड़प्पा सभ्यता फले फूले। जी भाई, लगभग 25 वर्ष पहले गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे समृद्ध तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ। तो दोनों कथन क्या है भाई? सही। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर नंबर 5वां प्रश्न की ओर आ जाइए। 5वां प्रश्न क्या कहता है, जरा समझिएगा। निम्नलिखित में किस राज्य की स्थापना गंगा और इसकी सहायक नदी सोन के मध्य हुई? किस राज्य की स्थापना गंगा एवं इसकी सहायक नदी सोन के मध्य हुई, बीच हुई? बताइए। इसका आंसर तो आपको आराम से याद होगा, इसका आंसर तो आपको याद होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मगध, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए विश्लेषण पे आ जाते हैं। इसके विश्लेषण क्या कहते हैं? गंगा के दक्षिण में सोन नदी के आसपास क्षेत्र प्राचीन काल से मगध के नाम से जाना जाता है। वर्तमान स्थिति, यह क्षेत्र आधुनिक बिहार राज्य का हिस्सा है। आज ये बिहार राज्य का हिस्सा है। मगध के शासक बहुत शक्तिशाली थे, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक, ये सब। उन्होंने यहाँ के एक विशाल और समृद्ध राज्य स्थापित किया, जो बाद में एक साम्राज्य बन गया। जो बाद में क्या बन गया भाई? साम्राज्य बन गया। याद रखेंगे इस पॉइंट को। जी हाँ, तो अगर आपको ये सब बातें, हमारी चीजें, पढ़ाया हुआ हमारी बातें सही लग रही है और समझ आ रही है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला यहाँ पर छठा प्रश्न की ओर आ जाते हैं। छठा प्रश्न क्या कहता है? चलिए, मनुष्य के द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया? मनुष्य के द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया? बताइए, क्या लग रहा है आपको आंसर? तो इनमें से आंसर हो जाएंगे चांदी, तांबा, लोहा, सोना। तो क्या आंसर लग रहा है आपको? तो इनका आंसर हो जाएगा, छठा का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा भाई? बी, तांबा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का व्याख्या देख लेते हैं, विश्लेषण देख लेते हैं। क्या कहता है विश्लेषण? चलिए, कहता है कि मनुष्य के द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु तांबा रही है। एक अनुमान के अनुसार तांबे सबसे पहले लगभग
5000 बीसी में किया गया था। इसका खोज 5000 बीसी में किया गया था। वैश्विक स्तर पर तांबे के प्रमुख खनन केंद्र का कटंगा, चुकी कमाता, चुकी कमाता, चिली और माउंट ईसा है। जी हाँ, इस काल को ताम्र पाषाणिक युग भी कहा जाता है, जब पत्थर और तांबे दोनों के औजार प्रयोग में थे। जब पत्थर और तांबे दोनों के औजार क्या थे भाई? प्रयोग में थे। चलिए 7वां नंबर प्रश्न की ओर आ जाइए। 7वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, जरा इसको समझते हैं। 7वां नंबर प्रश्न कहता है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? बताइए, किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? गंगा घाटी से, यमुना घाटी से, नर्मदा घाटी से या ताप्ती घाटी से? बताएंगे इसके आंसर क्या हो जाएंगे। तो इसके आंसर हो जाएंगे नर्मदा घाटी से, यानी इसके आंसर क्या हो जाएंगे? सी इसके आंसर हो जाएंगे। देखिए यहां पर व्याख्या को, व्याख्या क्या कहता है कि भारत का प्रथम मानव जीवाश्म नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ। वर्ष 1982 में अरुण सोनकिया द्वारा इसको खोज किया गया। होशंगाबाद जिला मध्य प्रदेश में हथनौरा स्थल से खोजा गया। होशंगाबाद जिला मध्य प्रदेश के हथनौरा स्थल से खोजा गया। यहाँ से मानव कपाल तथा हड्डियों के जीवाश्म प्राप्त हुआ। यहाँ से मानव कपाल, ठीक है जी, तथा हड्डियों का जीवाश्म प्राप्त हुआ। अगर हथनौरा के बारे में और कुछ विशेष देखा जाए तो क्या कह रहा है? हथनौरा से प्राप्त जीवाश्म भारत के अब तक प्राप्त प्रथम जीवाश्म माना जाता है। अब तक प्रथम जीवाश्म माना जाता है, प्रथम मानव जीवाश्म माना जाता है। जी हाँ, चलिए 8वां नंबर प्रश्न की ओर आ जाइए। 8वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, जरा इसको पढ़ लीजिए। भारत की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है? भारत की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है? पुरापाषाणिक संस्कृति, मध्यपाषाणिक संस्कृति, नवपाषाणिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति? क्या लग रहे हैं आपको आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा पुरापाषाणिक संस्कृति, यानी ए जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग यहां पर व्याख्या की ओर। व्याख्या क्या कहते हैं जी? देखिए यहां पर व्याख्या, भारत की प्राचीनतम संस्कृति पुरापाषाणिक संस्कृति को माना जाता है। कालखंड आधुनिक काल से लगभग 2.5 लाख वर्ष, 2.5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक को पुरापाषाणिक काल मानते हैं। यह हैंड एक्स, क्लीवर और स्क्रैपर आदि उपकरणों पर आधारित थी। कौन से उपकरणों पर आधारित थी भाई? तो यह हैंड एक्स, क्लीवर और स्क्रैपर आदि उपकरणों पर आधारित थी। अन्य काल, मध्य पाषाण काल पशुपालन के और नवपाषाण युग। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण युगीन प्रमुख स्थल मेहरगढ़ बुर्जहोम है। नवपाषाण युगीन प्रमुख स्थल मेहरगढ़ और बुर्जहोम है, जहां से कृषि और गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। गर्तावास, जहां से कृषि और गर्तावास के हमें क्या मिले हैं? तो साक्ष्य मिले हैं। 9वां प्रश्न की ओर आ जाइए। 9वां प्रश्न क्या कहता है, जरा समझिए। भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल कहाँ स्थित है? शैल
चित्रकला स्थल कहाँ स्थित है? बहुत ही आसान सवाल है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमर आदमगढ़, गुप्तेश्वर, भीमबेटका, कबरा पहाड़, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा भीमबेटका। क्या हो जाएगा भाई? भीमबेटका, भीमबेटका। तो भीमबेटका जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग भीमबेटका के बारे में कुछ ये व्याख्या को देख लेते हैं। भीमबेटका यह भारत का एक विश्वविख्यात प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला स्थल है। स्थान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, भोपाल के पास। कहाँ भाई? भोपाल के पास। यह पुरापाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है जो आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। खोज 1957 से 58 में इसकी खोज B.S. वाकनकर द्वारा किया गया था। वाकनकर द्वारा किया गया था। 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया। विश्व धरोहर स्थल में कब घोषित किया? 2003 में। 2003 में इसे विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया। ये चित्र, ठीक है, ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीन चिन्हों में से एक है। जी हाँ। चलिए अगला प्रश्न की ओर आ जाइए, 10वां प्रश्न की ओर आ जाइए। 10वां प्रश्न क्या कहता है जी? जरा इसको हम लोग पढ़कर समझ लेते हैं। मनके के निर्माण का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त होता है? मनके के निर्माण का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त होता है? बताइए। मनका कहाँ से प्राप्त होता है? पटने से, भीमबेटका से, या आदमगढ़ से, या बाघोर से? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पटने से। कहाँ से भाई? पटने से। प्रथम मनके का निर्माण कहाँ से देखने को मिलता है? पटने से। चलिए पटने के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या कहता है। कहता है कि प्रथम मनके का निर्माण का प्रमाण पटने महाराष्ट्र से प्राप्त होता है। पटने महाराष्ट्र से प्राप्त होता है। महाराष्ट्र के पटने, मेहता खेड़ी, राजस्थान के महाराष्ट्र के पटने, मेहता खेड़ी, राजस्थान के चंदेसाल व मध्य प्रदेश के रामनगर से शुतुरमुर्ग के अंडे पर भी कई चित्रकारी मिली है। शुतुरमुर्ग के अंडे पर चित्रकारी सबसे पहले 1860 में यूपी के बांदा जिले से मिली थी। शुतुरमुर्ग के अंडे पर चित्रकारी का सबसे पहला प्रमाण 1860 में यूपी के बांदा जिले से मिली थी। प्राचीनतम मानव निर्मित चित्रांकन और सर्वप्रथम मनके का निर्माण पटने में ही हुआ। पटने में ही हुआ। जी हाँ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसका केंद्र पटने एवं भीमबेटका दोनों था, पर मनका निर्माण पटने में सबसे पहले प्राप्त हुआ था। मनका निर्माण पटने में सबसे पहले प्राप्त हुआ था। 11 नंबर प्रश्न की ओर आ जाइए। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है जी? सर जरा समझिए। चलिए 11 नंबर प्रश्न कहता है कि चिरांदपुरा स्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं? चिरांदपुरा स्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं? नवपाषाणिक संस्कृति, बताइए क्या मिले हैं भाई? नवपाषाणिक संस्कृति, ताम्रपाषाणिक संस्कृति, मध्यपाषाणिक संस्कृति, ऐतिहासिक संस्कृति। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा चिरांद में। चिरांद कैसा स्थल है? तो नवपाषाणिक संस्कृति स्थल है। तो यानी इसका ए आंसर हो जाएगा। चलिए व्याख्या पर यहाँ पर ध्यान देते हैं। बिहार के सारण जिले में स्थित चिरांद गांव के निकट एक नवपाषाणिक
बस्ती के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जी हाँ, उत्खनन 1962 से 63 ईस्वी में प्रो BK सिन्हा द्वारा करवाया गया था। प्रो BK सिन्हा द्वारा करवाया गया था। यहाँ 5 प्रकार की संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ 5 प्रकार के संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। जीवन शैली, यहाँ के मानव घास फूस के घरों में रहते थे। कहाँ के भाई? चिरांद के। और चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। नवपाषाण काल में ही व्यवस्थित कृषि फॉर्म, कर्म और अस्थायी निवास का प्रादुर्भाव हुआ था। यहाँ कुछ और भी मिले हैं। क्या मिले हैं भाई? यहाँ से चिरांद से हड्डी के उपकरण भी भारी मात्रा में प्राप्त हुए हैं, जो मुख्यतः हिरण के सींगों से बने हैं। तो ये चीजें हैं। चलिए 12वां प्रश्न की ओर आ जाइए। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जरा समझिएगा। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है। तो बहुत आसान, अभी तुरंत आपने पढ़ा। वह क्या कहलाता है? नवपाषाणिक काल कहलाता है। तो बी आंसर हो जाएगा, नवपाषाणिक काल कहलाता है। जी हाँ, तो आपने तो अभी तुरंत पढ़ा ना, जिसे हम क्या कहते हैं? नवपाषाणिक काल। चलो व्याख्या पढ़ ही लेते हैं। क्या कहता है व्याख्या? कि इस काल में मानव खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गया। मानव खाद्य संग्राहक से क्या बन गया? खाद्य उत्पादक। कृषि के उपकरण, कृषि के कारण ही मानव ने अस्थायी जीवन जीना शुरू किया और बस्तियां बसाई। जी बात सही है। भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़, गेहूं, जौ और कोल्डिहवा में चावल से इसके प्राचीनतम साक्ष्य मिले। जी हाँ, पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी। नवपाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार देखने को मिला। 13 नंबर प्रश्न की ओर आ जाइए। दमदमा पूरा स्थल किस प्रदेश में स्थित है? दमदमा पूरा स्थल किस प्रदेश में स्थित है? बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में या तो फिर राजस्थान में? बताइए कहाँ है भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये जो है दमदमा पूरा स्थल उत्तर प्रदेश में है। दमदमा पूरा स्थल कहाँ है भाई? उत्तर प्रदेश में है दमदमा पूरा स्थल में 41 मानव के शवाधान देखने को मिले हैं। जी हाँ, 41 मानव के शवाधान देखने को मिले हैं दमदमा उत्तर प्रदेश से। चलिए यहाँ पर व्याख्या को देख लेते हैं। दमदमा पूरा स्थल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यह महदहा से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। 1982 से 1987 के उत्खनन में यहाँ लघु पाषाण उपकरण, ब्लेड, ब्यूरीन, हड्डी व सींग के उपकरण तथा आभूषण मिले हैं। यहाँ से 41 मानव शवाधान और कुछ गर्त चूल्हे भी प्रकाश में आए हैं। विभिन्न पशुओं भेड़, बकरी, गाय, हाथी, गेंडा, ठीक है, सुअर की हड्डियां, साथ ही पक्षियों और मछलियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। जी हाँ, दमदमा के बारे में और अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा जाए तो दमदमा मध्य गंगा घाटी का एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाणिक स्थल है। यह कैसा स्थल है भाई? तो मध्य पाषाणिक स्थल है। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्या कहता है अगला सवाल? अगला सवाल कहता है कि भारत के समुद्र तट इलाकों में नगरों के विकास का साक्ष्य प्राप्त होता है। नगरों के विकास का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है या कब प्राप्त होता है? 5000 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले या 2000 वर्ष पहले? तो इसका आंसर हो जाएगा 2500 वर्ष पहले। जी हाँ, क्या हो जाएगा आंसर? 2500 वर्ष पहले, यानी सी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए यहाँ पर व्याख्या को पढ़ लेते हैं। व्याख्या कहता है कि गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था।
इससे अक्सर द्वितीय शहरीकरण भी कहा जाता है। तुलना, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम नगर लगभग 4700 वर्ष पहले फले फूले थे। समुद्री तटवर्ती नगरों का विकास व्यापार और वाणिज्य के कारण महत्वपूर्ण हुआ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और 15 नंबर प्रश्न की ओर आ जाते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है, जरा 15 नंबर प्रश्न को देखिए। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो भाई निम्नलिखित कथन पर विचार कर लेते हैं। लगभग 3000 वर्ष यूनानियों एवं ईरानियों ने सिंधु को इंदोस और इस नदी के पूरब में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया का, ठीक है। भारत के नाम का प्रयोग सबसे पहले उत्तर पश्चिम में स्थित भूमि प्रदेश के लिए किया गया, ठीक है। तो इन कूटों में से सही उत्तर पहचाने, बताइए इन कूटों में से सही उत्तर पहचानिए। तो क्या हो जाएगा इन कूटों में से सही उत्तर, बताइए। क्या एक है या दो है या एक दो दोनों है या ना तो एक है और ना ही दो है। तो हमें तो इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं लग रहे हैं, क्योंकि 3000 वर्ष पहले ईरानियों ने नहीं, 2500 वर्ष पहले ईरानियों ने। और यहाँ पर उत्तर पश्चिम में देखा जाए तो उत्तर पश्चिम में स्थित भूमि प्रदेश को यहाँ पर भारत कहा गया। तो भारत का नाम यहाँ के लोगों के समूह के लिए किया जाता है, ना कि भूमि प्रदेश। तो यहाँ पर भी हमको दूसरा भी गलत लग रहा है। तो देखा जाए तो ना तो एक सही होगा और ना ही दो सही होगा, इसलिए डी आंसर होना चाहिए। देखते हैं आंसर क्या होना चाहिए। जी हाँ, तो डी आंसर जो है वो सही होगा। जी हाँ, तो डी आंसर जो है वो क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न में दिए गए दोनों कथन गलत हैं, इसलिए ऐतिहासिक तथ्य इस प्रकार हैं कि लगभग 25 वर्ष पहले, ना कि 3000, उत्तर पश्चिम में आने वाली ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इंडोस, जी हाँ, हिंदोस और इंडोस और इस नदी के पूरब में भूमि को इंडिया कहा। जी हाँ, ये बात सही है। भारत नाम का प्रयोग आरंभ में उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह के लिए होता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में लगभग 3500 वर्ष पहले पुरानी किताबों में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, इसलिए ना तो एक सही था और ना तो दो सही था। जी हाँ, तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएंगे। तो भाई साहब, ईरानियों ने क्या कहा था, हिंदोस, और यूनानियों ने क्या कहा था, इंडोस। जी हाँ, तो इसको समझेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अगला प्रश्न की ओर आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है, जरा समझिएगा 16 नंबर प्रश्नों को। प्राचीन हस्त लिखित पुस्तक को पांडुलिपि कहा जाता है। प्राचीन हस्त लिखित पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। बताइए इनमें से क्या आंसर हो जाएंगे। पांडुलिपि कहा जाता है क्या, बताइए। तो प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त शब्द क्या हैं? अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त शब्द क्या हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट, लेथ्यूस्क्रिप्ट, लोटोस्क्रिप्ट, टैलीस्क्रिप्ट। तो इनमें से आंसर हो जाएगा मैन्यूस्क्रिप्ट। तो यानी ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ए आंसर हो जाएगा ये। चलिए अब आ जाते हैं एनसीईआरटी स्रोत। देखिए यहाँ पर बिल्कुल मैंने जहाँ से क्वेश्चन उठाए हैं यहाँ पर लिख भी दिया है मैंने कि आपको कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एनसीईआरटी स्रोत से देखने को मिलेंगे। जी हाँ, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर व्याख्या की ओर। व्याख्या क्या कहता है जी, प्राचीन हस्तलिखित पुस्तक को पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी शब्द मैन्यूस्क्रिप्ट
लैटिन भाषा के मेन्यू से बना है, जिसका अर्थ है, मेनू का अर्थ है हाथ, इसलिए हाथ से लिखी गई प्रति को मेन्यू स्क्रिप्ट कहते हैं। ये प्रायः ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। यद्यपि कई लिपियां कीड़े द्वारा नष्ट कर दी गई है, फिर भी कई आज भी मंदिर और विहारों में सुरक्षित है। आज भी मंदिर और विहारों में सुरक्षित है। जी हाँ, तो ये बातें हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला प्रश्न को, अब प्रश्न की ओर आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, जरा यहाँ पर समझते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? चलिए जी, पहला क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि तिथियों से पहले प्रयुक्त होने वाला शब्द एडी का पूर्ण रूप एनो डोमिनी होता है। इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। ठीक है। तिथियों से पहले प्रयुक्त होने वाला शब्द बीसीई का पूर्ण रूप है बिफोर क्राइस्ट एरा होता है। जी हाँ, तो बताइए कि इन कथनों में से कथन सही कौन सा है? इन कथनों में से सही कथन कौन सा लग रहा है आपको? बताइए, बताइए जी। तो इनमें से सही कथन हो जाएगा केवल एक, केवल एक हो जाएगा। जी हाँ, केवल क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। यहाँ पर केवल एक हो जाएगा, यानी ए। बीसीई का फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा, ना कि क्राइस्ट एरा। तो यहाँ पर इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। यहाँ पर चलिए आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर व्याख्या की ओर। यहाँ पर सही और गलत व्याख्या को समझाए हुए हैं। देखिए, सही एडी का पूर्ण रूप एनो डोमिनी है। यह दो लैटिन शब्दों से बना है। तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। इसका मतलब अगर हम बात करें बीसीई का पूर्ण रूप बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा होता है। प्रश्न में इसे बिफोर क्राइस्ट एरा कहा गया था, जो कि गलत है, जो कि गलत है। आजकल विश्व के अधिकांश देशों में बीसी बिफोर क्राइस्ट की जगह बीसीई और एडी की जगह सीई यानी कॉमन एरा का प्रयोग होता है। एसी की जगह पे सीई यानी कॉमन एरा का प्रयोग होने लगा है। जी हाँ, चलिए यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न की ओर आ जाइए। 18 नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताइए, ए और बी कथन को सुमेलित करिए। तो एडी का मतलब तो आपने पढ़ा ना अभी, एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, तो यानी ए का 4 बी का 4 हो जाएगा। क्या इसमें बी का 4 है? नहीं। क्या इसमें बी का 4 है? नहीं। क्या इसमें बी का 4 है? नहीं। क्या इसमें बी का 4 है? तो हाँ। तो देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। तो सी का 1 हो जाएगा, तो सी का 1 हो जाएगा, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा आंसर भाई? सी आंसर हो जाएगा। जी हाँ, तो अब बीसी का मतलब क्या होता है? बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। और इसी का मतलब होता है कॉमन एरा। इसी का मतलब क्या होता है? कॉमन एरा। तो ये हो जाएंगे आपके आंसर। चलिए हम लोग आ जाते हैं व्याख्या की ओर। व्याख्या समझते हैं जी। व्याख्या क्या कहता है? यहाँ पर क्या कहता है व्याख्या? इतिहास में प्रयुक्त होने वाली तिथि और उनके पूर्ण रूपों का सही सुमेलन इस प्रकार है। बीसी बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। अच्छा, एडी एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। बीसीई बिफोर कॉमन एरा, सीई कॉमन एरा, सीई का मतलब कॉमन एरा। एनो डोमिनी लैटिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म वर्ष से, जन्म वर्ष से। चलिए 19वां नंबर प्रश्न की ओर आ जाइए। 19 नंबर प्रश्न जो है वो क्या कहता है, जरा समझिएगा। 19 नंबर प्रश्न को कहता है कि पांडुलिपि के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? पांडुलिपि सदैव ताड़पत्रों अथवा विंध्य क्षेत्रों में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। अच्छा,
इनमें केवल धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों की चर्चा मिलती है। अच्छा, ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती है। ठीक है। इनमें कई पांडुलिपियां को कीड़ों ने खा लिया और कुछ नष्ट कर दी गई हैं, फिर भी ऐसी पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। तो इन कूट में से कौन से कूट सही हैं? कूट का चयन करें। बताइए भाई, इनमें से कौन से कूट सही हैं? कूट का चयन करें। तो हमें तो इनमें पहला गलत लग रहा है। पहला तो गलत लग रहा है। क्या है पहला? ताड़पत्रों विंध्य क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल। विंध्य क्षेत्र में उगने वाले नहीं, विंध्य क्षेत्र में उगने वाले नहीं, ये पहला गलत हो जाएगा। और दूसरा भी हमें गलत लग रहा है, केवल धार्मिक मान्यताओं के लिए चर्चा की मिलती है, नहीं। तो 3 और 4 सही हो जाएंगे, यानी सी जो है वो आंसर सही है। सी जो है वो आंसर सही है। चलिए यहाँ पर व्याख्या समझ लेते हैं। व्याख्या क्या कहता है भाई? कि पांडुलिपि ताड़पत्रों व हिमालय क्षेत्र पर, ना कि विंध्य में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। हिमालय क्षेत्र, विंध्य विषय, इसमें केवल धार्मिक मान्यता ही नहीं बल्कि राजाओं के जीवन, औषधि, विज्ञान, सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। प्राप्ति, ये पांडुलिपियां प्रायः मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती है और कई नष्ट भी हो गई हैं और अब भी कुछ सुरक्षित हैं। जी हाँ, तो ये बातें हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, 20वां नंबर प्रश्न की ओर आ जाते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं जी? अशोक के आदेश पर लिखा गया लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। ठीक है। इस अभिलेख में कौन सी लिपियों और भाषाओं का प्रयोग किया गया है? वाह भाई साहब, बताइए इनका आंसर क्या हो जाएगा? कौन से लिपियों का जो है प्रयोग किया गया है? यूनानी, प्राकृतिक, आरामेइक या ब्राह्मी? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 20 का आंसर बताएंगे। तो 20 का आंसर हो जाएगा या यूनानी और अरमेइक, जो है अरमेइक भाषा में अफगानिस्तान से जो कंधार में मिला है, वो यूनानी और अरामेइक भाषा में लिखा गया है। अरामेइक भाषा में लिखा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो बी जो है वो सही आंसर है। चलिए आगे आ जाते हैं, व्याख्या की ओर आ जाते हैं। अशोक के आदेश पर लिखा गया यह अभिलेख लगभग 2250 वर्ष पुराना है और वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया है। पहला यूनानी यानी ग्रीक भाषा में और आरामेइक भाषा में। यह द्विभाषाई अभिलेख है जो मौर्य साम्राज्य की पश्चिमी सीमाओं पर अशोक ने प्रभाव को दर्शाता है। अशोक के प्रभाव को क्या करता है? दर्शाता है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, लेकिन पश्चिमोत्तर भारत के खरोष्टी, यूनानी और अरमेइक लिपियों में प्रयोग हुआ है। क्या भाई? पश्चिमोत्तर भारत में ज़्यादा करके इसके जो अभिलेख हैं वो खरोष्टी, यूनानी और अरमेइक लिपियों का प्रयोग हुआ है। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर आ जाते हैं। अगला प्रश्न जो है वो 21वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करो। चलो भाई कर लेते हैं। ऐसे लेख सदैव काष्ठ जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। जी हाँ, केवल राजाओं द्वारा रानियों ने ही अपने कार्यों के लिए विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। तो बताइए इनमें से कौन से कथन जो है वो सही हैं? तो हमें तो आंसर ना तो 1 लग रहे हैं और ना तो 2 लग रहे हैं, यानी डी आंसर होने चाहिए। तो डी जो है वो आंसर होने चाहिए। क्यों होने चाहिए डी? चलो यहाँ पर व्याख्या को पढ़कर समझ लेते हैं। कहता है व्याख्या कि कठोर सतह अभिलेख प्रायः पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, ना कि सदैव लकड़ी काष्ठ पर। अच्छा ठीक है। विभिन्न उत्कीर्ण केवल राजा रानी ही नहीं बल्कि अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों और दान आदि के लिए विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं।
शासक अपने शासकों को इसलिए उत्कीर्ण करवाते थे ताकि आम लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें, उनका पालन कर सकें। जी हाँ, तो ये चीज होता है। अभिलेख पांडुलिपियों की तुलना में अधिक टिकाऊ होता है। सही बात है। अभिलेख जो होता है वो पांडुलिपि की तुलना में अधिक जो है वो क्या होता है भाई, टिकाऊ होता है। ये बातें। चलिए अगला प्रश्न की ओर आ जाइए। अगला प्रश्न, पुरातात्विद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा यह से कथन सही है? चलिए भाई इसको ही पढ़ लेते हैं। अतीत में बनी प्रयोग लाई गई वस्तु का अध्ययन करने वाला व्यक्ति ये इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों के अध्ययन करते हैं। ठीक है, कौन? पुरातात्विक। ये औजार, हथियार, बर्तनों, आभूषण, सिक्कों और प्राप्ति के लिए खुदाई करते हैं। ठीक है। जानवरों, चिड़िया और मछलियों के हड्डी भी ढूंढते हैं। जले हुए रूप में बचे अन्य दानों, लोगों के खान पान की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इनमें से बताइए कि कौन से कथन जो है वो सही हैं। हमें तो सारे कथन जो हैं वो क्या लग रहे हैं, सही लग रहे हैं। तो सारे कथन जो हैं हो जाएंगे वो सही हो जाएंगे। जी हाँ, चलिए व्याख्या की ओर आ जाइए। व्याख्या क्या कहता है? पुरातत्विद अतीत के बारे में बनी प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, यानी सभी। वे पत्थर और ईंट से बनी इमारतों, चित्रों और मूर्ति का अध्ययन करते हैं। वे औजार, हथियार, बर्तन, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई करते हैं। वे जानवरों, चिड़िया, मछली, हड्डी भी ढूंढते हैं, खान पान जानने के लिए कि क्या खाया, पहले के मानव क्या खाते थे, पहले के मानव क्या खाते थे, ये इसके बारे में जानने के लिए। जले हुए अन्न के दानों या लकड़ी के टुकड़ों से भी जानकारी प्राप्त करते थे। तो यही थे पुरातात्विद एक जासूस की तरह इन स्रोतों का उपयोग कर अतीत के बारे में जानते हैं। उसे ही हम कहते हैं पुरातात्विद। कहते हैं। 23 नंबर प्रश्न की ओर आ जाइए। भारत में पशुपालन एवं कृषि प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं भाई? प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं बताइए। तो इसका भी आंसर बहुत आसान हो जाएगा। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? बताइए इसका आंसर जो है वो क्या होने चाहिए 23 नंबर प्रश्न का। तो अंजीरा से, दम्ब सदात से, किली गुल मोहम्मद से या मेहरगढ़ से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेहरगढ़। कोई ऑप्शन ऐसा नहीं था जो फंसा सके, और एक ही ऑप्शन ऐसा था जो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि यही आंसर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, व्याख्या की ओर आ जाते हैं। व्याख्या क्या कहते हैं कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में मेहरगढ़ बलूचिस्तान, पाकिस्तान में बोलन नदी के किनारे स्थित प्रमुख नौपाषाणिक स्थल हैं। यहाँ से लगभग 7000 ईसा पूर्व में पशुपालन व खेती के प्रमाण मिले हैं। मुख्यतः फसलें गेहूं, जौ, खजूर, यहाँ गेहूं, जौ और खजूर उपजाए जाते थे। पशुपालन भेड़, बकरियां, मवेशी पाले जाते थे। जी हाँ, तो ये चीज देखने को मिली है। 24 नंबर प्रश्न की ओर आ जाइए। 24 नंबर प्रश्न जो है वो क्या कहता है? 24 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसको कैलकोलिथिक युग कहा जाता है? कैलकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? तो बताइए किसे कैलकोलिथिक युग कहा जाता है? नवपाषाणिक युग को, पुरापाषाणिक युग को, ताम्रपाषाणिक युग को, या तो फिर लौह युग को? तो इनमें से आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा आंसर? सी। ताम्रपाषाणिक युग को हम क्या बोलते हैं भाई? कैलकोलिथिक युग कहते हैं। कैलकोलिथिक युग कहते हैं किसे? ताम्रपाषाणिक युग को। चलिए यहां पर देखिए,
जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजार का साथ साथ प्रयोग किया उसे ताम्रपाषाणिक काल या कैलकोलो कैल कैलकोलिथिक युग कहते हैं। प्रथम धातु, सबसे पहले औजार के रूप में तांबा का प्रयोग हुआ। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में ये इसके मुख्य क्षेत्र थे। चित्रित मृत भांड, सबसे पहले इसी काल में चित्रित मृत भांड के अवशेष मिले हैं। इस काल के लोगों ने सबसे पहले भारतीय प्रायद्वीप में बड़े बड़े गांवों की स्थापना की। चलिए 25 नंबर प्रश्न की ओर आ जाइए। 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है, जरा इसको समझते हैं। कहते हैं 25 नंबर प्रश्न कि नीचे दिए गए जिसमें एक कथन है तथा दूसरा कारण है, बताइए कथन कारण सही है क्या है। इतिहासकार तथा पुरातत्वविद जासूसों की तरह होते थे। ये सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते थे। तो बताइए इनमें से आंसर जो है वो कौन हो जाएगा। ये सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते थे, इसलिए इतिहासकार तथा पुरातत्वविद जासूसों की तरह होते थे। जी हाँ, तो इसके आंसर हो जाएंगे ए। व्याख्या भी सही है और दोनों कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहे हैं। चलिए व्याख्या पे आ जाते हैं हम लोग। व्याख्या क्या कहते हैं जी। व्याख्या कहता है इतिहासकार और पुरातत्वविद अतीत के बारे में पूर्व निर्माण के लिए स्रोतों पर निर्भर होते थे। वे जासूसों की तरह कार्य करते थे। वे सभी स्रोतों जैसे पांडुलिपियां, अभिलेख, अवशेष को सुराग के रूप में देखते हैं। इन सुरागों का उपयोग करके वे धीरे धीरे अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, चलिए 26 नंबर प्रश्न की ओर आ जाइए। 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है जी। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। चलिए कर लेते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों और पुरातत्व से प्राप्त जानकारी के लिए प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग किया था। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। तो बताइए इन कथन में से या इस कूट में से कौन सा सही उत्तर है। सही उत्तर का चयन करें। बताइए जी क्या लग रहे हैं। तो हमें तो दोनों सही लग रहे हैं, तो दोनों जो है वो सही हो जाएंगे, यानी सी हो जाएंगे सही। चलिए यहाँ पर व्याख्या पढ़ लेते हैं। इतिहासकार के संदर्भ में दिए गए उपयोग दोनों सही है, कथन सही है। स्रोत पांडुलिपि, अभिलेख तथा पुरातत्वविद से प्राप्त जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं और स्रोत की सहायता से वे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। जी हाँ, ये बातें सही है। चलिए 27 नंबर प्रश्न की ओर आ जाते हैं। 27 नंबर प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है, सुमेलित करना है। तो बताइए कृषि का आरंभ कब हुआ। तो कृषि का आरंभ तो 8000 वर्ष पहले हुआ था, आपने पढ़ा है। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर कब बसा भाई। 4700 वर्ष पहले। तो बताइए इनमें से कौन से जो हैं वो कूट सही हो जाएंगे, चयन करिए। तो बताइए ABCD में से भाई इसको चयन करिए। तो बी आंसर मैच कर रहे हैं। ए का 2 कहाँ है, तो बी में, सिर्फ ए का 2 बी में है, इसलिए बी आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बी। अब यहाँ पर देखो कृषि का आरंभ कब हुआ, लगभग 8000 वर्ष पहले। सिंधु सभ्यता प्रथम नगर कब बसे, 4700 वर्ष पहले। गंगा घाटी नगरों का उदय कब हुआ, 2500 वर्ष पहले। वर्तमान समय में संदर्भ कब देखने को मिले, तो 2000 वर्ष पहले। चलिए 28 नंबर प्रश्न की ओर आ जाइए। 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है, यहां पर समझिएगा। मनुष्य पशु क्या कह रहा है, मनुष्य पशु या पौधे के अवशेष
प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करता है? तो इसका भी आंसर आपको पता होगा किस विधि से करता है भाई, तो कार्बन डेटिंग से। कार्बन डेटिंग जिसे हम कार्बन 14 कहते हैं, कार्बन 14 कहते हैं, यानी ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए आंसर। देखिए, चलिए यहां पर समझेंगे हम लोग व्याख्या को, व्याख्या समझेंगे। क्या कह रहा है? मनुष्य, पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण कार्बन 14 यानी कार्बन डेटिंग विधि से करते हैं। कार्बन 14 पद्धति को रेडियो कार्बन विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस पद्धति के वर्तमान से खुदाई में मिली वस्तु जीवाश्म के समय का निर्धारण किया जाता है कि कब का है ये जीवाश्म के समय, यानी कब का जीवाश्म है। यह पुरातत्वविद, जीव विज्ञान और इतिहास में काल निर्धारण की सबसे प्रमुख वैज्ञानिक विधि है। जी हाँ। चलिए 29 नंबर प्रश्न की ओर आइए। 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 29 नंबर प्रश्न कहता है कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वत अलग करता है? उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वत अलग करता है? बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है। कौन सा पर्वत जो है वो अलग करता है? हिमालय पर्वत, विंध्य पर्वत, पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट? तो इसका आंसर हो जाएगा विंध्य पर्वत। क्या हो जाएगा आंसर? विंध्य पर्वत अलग करता है। जी हाँ, कौन अलग करता है भाई? विंध्य पर्वत अलग करता है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, पहाड़ी क्षेत्र इस भाग में विंध्य तथा सतपुड़ा की पहाड़ियां स्थित है जो उत्तर और दक्षिण से भौगोलिक रूप से अलग करती है। नदियां दक्षिण के पठार के उत्तरी भाग में नर्मदा एवं तापी नदियां बहती है। डेल्टा, दक्षिणी डेल्टा सुदूर दक्षिण के मैदान में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश मिले हैं। कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश मिले हैं। लास्ट प्रश्न जो आज का अंतिम प्रश्न है इस लेसन का, प्रागैतिहासिक काल का अंतिम प्रश्न, चावल का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला है? चावल का प्राचीनतम प्रमाण जो है वो कहां से मिला है? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, कोल्डिहवा, ब्रह्मगिरी, मेहरगढ़, बुर्जहोम। तो इसका आंसर हो जाएगा कोल्डिहवा। क्या हो जाएगा आंसर इसका? कोल्डिहवा। तो इसका चावल का परिमाण कहां से मिला है भाई? प्रमाण कोल्डिहवा से मिला है। चलिए इसके हम लोग व्याख्या पे आते हैं। चावल का प्राचीनतम प्रमाण कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश से मिला है। यह स्थल विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में बोलन नदी घाटी में स्थित। यहाँ एक चोपानीमा मांडो से धान की खेती प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो लगभग 6000 ईसा पूर्व पुराने हैं। गंगा एवं उसकी सहायक नदियां विंध्य के उत्तर पूर्व में बहती है। गंगा और उसकी सहायक नदियां विंध्य के उत्तर पूर्व में बहती है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है जी, इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। पर आपको बस कुछ नहीं करना है, हमारी सपोर्ट बनाए रखना है, हमें भी सपोर्ट करना है। बस आपको हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को शेयर करना है। मैं एनसीईआरटी का निचोड़ लेकर आया हूं आपके लिए, पूरी तरह से एनसीईआरटी का निचोड़। आज का प्राचीन भारत का इतिहास जो कि पहला अध्याय खत्म हो गया। हम लोग दूसरे अध्याय में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू।